तात्या तोपे का जन्म सन 1814 ई में नासिक के निकट बड़ौदा जिले में येवला नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पांडुरंगा तियम्बा भट्टू था तथा माता का नाम रुक्मामणि बाई था। तात्या तोपे देसरा कुलकर्णी परिवार में जन्मे थे। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के गृह विभाग का काम देखते थे। उनके विषय में थोड़े बहुत तथ्य उस बयान से इकट्ठा किए जा सकते हैं जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद दिया, और कुछ तथ्य तत्पीय के सौतेले भाई रामकृष्ण तोपे के उस बयान से इकट्ठा किया जा सकते हैं जो उन्होंने 1862 ई में बड़ोदरा के सहायक रेजिडेंस के समक्ष दिया था। तथ्य का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा येवलाकर था। यह मात्र उपनाम था। तात्पर्य शब्द का प्रयोग अधिक प्यार के लिए होता था। तोपे भी उनका उपनाम ही था जो उनके साथ ही चिपका रहा, क्योंकि उनका परिवार मूलतः नासिक के निकट पटोदा जिले में छोटे से गांव येवला में रहता था, इसलिए उनका उपनाम येवलाकर पांडा था। तात्या तोपे जब मुश्किल से 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता के स्वामी जी बाजीराव द्वितीय के भाग्य में अचानक परिवर्तन हुआ। बाजीराव द्वितीय 1818 ई में वसई के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए। उनका साम्राज्य उनसे छीन गया। उन्हें 8 लाख रुपये की सालाना पेंशन मंजूर की गई और उनकी राजधानी से उन्हें बहुत दूर हटाकर बिठार कानपुर में रखा गया। यह स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति से बचने के लिए किया गया था कि वह अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ नई चालें ना चले। बिठूर से 12 मील दूर गंगा के तट पर छोटा सा सुंदर नगर था। वहाँ बाजीराव ने अपने लिए एक विशाल प्रदर्शन का निर्माण करवाया और अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यकलापों में व्यतीत करने लगे। तात्या तोपे के पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय में कर्मचारी तथा उनके वफादार थे, इसलिए वे भी परिवार सहित बाजीराव द्वितीय के पास 1818 ई में बिठूर आ गए। रामकृष्ण तोपे के बयान के अनुसार तात्या अपने पिता की 12 संतानों में से दूसरे थे। उनका एक सागा और 6 सौतेला भाई और 4 बहनें थीं। यद्यपि तात्या अपने बच्चों के साथ अलग रहते थे, फिर भी सभी व्यापारियों के कार्यों के लिए उनका परिवार संयुक्त परिवार था। तात्या एक अच्छे महत्वाकांक्षी युवक थी। उन्होंने अनेक वर्ष पेशवा बाजीराव द्वितीय के 3 दत्तक पुत्र नाना साहबा, बाला साहबा और बाबा भट्ट के साहचर्य में बिताया। एक कहानी प्रसिद्ध है कि नाना साहब उनके भाई झांसी की भावी रानी लक्ष्मीबाई, जिनके पिता उस समय सिंहासनोचित पेशवा के एक दरबारी थे, और तात्या तोपे, ये सभी आगे चलकर विद्रोह के प्रख्यात नेता बने। ये अपने बचपन में एक साथ युद्ध के खेल खेला करते थे और उन्होंने मराठों की वीरता की अनेक कहानियाँ सुनी थी जिनसे उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इस कहानी को कुछ इतिहासकार अप्रामाणिक मानते हैं। उनके विचार से गाथा के इस भाग का ताना बाना इन वीरों का सम्मान करने वाले देश प्रेमियों के मस्तिष्क की उपज है। फिर भी यह सच है कि इन सभी का पेशवा के परिवार से निकटतम संबंध था और वह अपनी आयु तक स्थिति भिन्न होने के बावजूद पारिय एक दूसरे के निकट आए होंगे। खोए हुए राज्य की स्मृति अभी ताज़ा ही थी, धुंधली नहीं पड़ी थी। साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना और अपने नुकसान को पूरा करना नाना साहब और उनके भाइयों के अनेक युवा सपनों में से एक सब अवश्य रहे होंगे। वे सभी बाद में अपने दुर्बल पिता की तुलना में काफ़ी अच्छे साबित हुए थे। तात्या तोपे ने कुछ सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त तो किया था, किंतु उन्हें युद्ध का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने पेशवा के पुत्रों के साथ उस काल के औसत नवयुग की भर्ती युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया था। घेरा डालने और हमला करने का जो भी ज्ञान उन्हें रहा हो वो उनके उस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त ना था जिसके लिए भाग्य ने उनका निर्माण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, जो उनकी मराठा जाति का स्वाभाविक गुण था, अपनी वंश परंपरा से प्राप्त किया था। यह बात उन तरीकों से सिद्ध हो जाती है जिनका प्रयोग उन्होंने ब्रिटिश सेनानियों से बचने के लिए किया। बिठूर में उनकी योग्यताओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए नाक के बराबर स्थान था और वहाँ एक उद्घाटन व्यक्ति बनकर ही वह रहते हैं। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि कानपुर गए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर ली, किंतु शीघ्र ही हतोत्साहित होकर लौट आए। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक महाजनी का नाम किया, किंतु इसे बाद में छोड़ दिया क्योंकि यह उनके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था। तात्या के पिता पेशवा के गृह प्रबंध के पहले से ही प्रधान थे, इसलिए उन्हें
इसलिए उन्हें एक लिपिक के रूप में नौकरी पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, किंतु इस नौकरी से भी वे अधिक स्वतंत्र नहीं थे। लिपिक पद पर कार्य करते हुए ही एक अन्य कर्मचारी की विश्वासघात संबंधी योजना का पता लगने में नवयुक्त तत्या तोपे की योग्यता दरबार में 9 हीरो से जड़ी हुई एक टोपी में उन्हें पुरस्कार स्वरूप में दी। दरबार में उपस्थित लोगों ने तत्या तोपे के नाम से उनकी जय जयकारी की। 1851 ई में पेशवा की मृत्यु के पश्चात नाना साहब मिठून के राजा हो गए और तत्या उनके प्रधान लिपिक बने। विचारधारा एक ऐसी होने के कारण वे एक दूसरे के इतना निकट आए कि जितना कि पहले कभी नहीं थे, और शीघ्र ही वह नाना साहब के मुसाहिब के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तत्या टोपे के व्यक्तिगत में विशिष्ट आकर्षण नहीं था। जॉन लेगे ने जब उन्हें मिठून में देखा था तो वे उनके व्यक्तिगत से प्रभावित नहीं हुए थे। उन्होंने तत्या के विषय में कहा कि वह औसत ऊंचाई लगभग 5 फीट 8 इंच और इकहरे बदन के हैं, किंतु दृढ़ व्यक्ति के थे, देखने के सुंदर नहीं थे। उनका माथा नीचा, नाक नासाछिद्रों के पास फैली हुई थी और दांत बेतरबी थे। उनकी आंखें प्रभावी और चालाकी से भरी हुई थी, जैसे कि अधिकांश एशियावासियों में होती है, किंतु उनके ऊपर उनकी विशिष्ट योग्यता व्यक्ति के रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बॉम्बे टाइम्स के संवाददाता ने तत्या से उनकी गिरफ्तारी के प्रभात भेंट की थी। उसने 18 अप्रैल 1849 के संरक्षण में लिखा था कि तत्या ना तो खूबसूरत है और ना ही बदसूरत, किंतु वह बुद्धिमान है। उनका स्वभाव शांत और निबंध है। उनका स्वास्थ्य अच्छा और कद औसत है। उन्हें मराठी, उर्दू और गुजराती का अच्छा ज्ञान था। वे इन भाषाओं में धाराप्रभा बोल सकते थे। अंग्रेजी तो वह मात्र अपने हस्ताक्षर करने पर के लिए जानते थे, उससे अधिक नहीं। वह रुक कर किंतु स्पष्ट रूप से एक नपी-तुली शैली में बोलते थे, किंतु उनकी अभिव्यक्ति का ढंग अच्छा था और वे श्रोताओं को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे। यह सच है कि तत्या अपनी वाक का शक्ति और समझने की अपनी शक्ति से प्रायः अपने विरोधियों की सेनाओं को भी समझकर अपने पक्ष में मिला लेते थे। 1857 ई तक लोग तत्या टोपे के नाम से अपरिचित थे, लेकिन 1857 ई की नाटकीय घटनाओं ने उन्हें अचानक अंधकार से प्रकाश में ला खड़ा किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ होने से पूर्व वे राज्ययुत बाजीराव द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र बिठूर के राजा नाना साहब के एक प्रकार से साथी मुसाहिबा मात्र थे, किंतु स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर के सम्मिलित होने के पश्चात तत्या पेशवा की सेना के सेनाधीश की स्थिति तक पहुंच गए। उसके पश्चाती युद्धों की सभी घटनाओं ने उनका नाम सबसे आगे एक पुछल तारीख की भर्ती बढ़ाया, जो अपने पीछे प्रकाश की एक लंबी रेखा छोड़ता गया। उनका नाम केवल देश में ही नहीं वरना देश के बाहर भी प्रसिद्ध हो गया। मित्र ही नहीं शत्रु भी उनके सैनिक अभियानों का जिज्ञासा और उत्सुकता से देखना और समझने का प्रयास करते थे। समाचार पत्रों में उनके नाम के लिए विस्तृत स्थान उपलब्ध था। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे, जैसे कर्नल मार्शल ने उनके संबंध में कहा है कि भारत में संकट के उस क्षण में जितने भी सैनिक नेता उत्पन्न हुए वह उनमें सर्वश्रेष्ठ थे। सर जॉर्ज फॉरेस्ट ने उन्हें सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय नेता कहा है। आधुनिक अंग्रेजी इतिहासकार फ्रांसिस स्टेडिंग ने सैनिक क्रांति के दौरान देशी पक्ष की ओर से उत्पन्न विशाल मस्तिष्क कहकर उनका सम्मान किया। उसने उनके विषय में यह भी कहा है कि वह विश्व के प्रसिद्ध छापामार नेताओं में से एक थे। सन 1857 को विख्यात वीरों झांसी की रानी और तत्या तोपे में से झांसी की रानी को आध्यात्मिक ख्याति मिली। उनके नाम के चारों ओर यश का चक्र बन गया था, किंतु तत्या तोपे के साहसपूर्ण कार्य और विजय अभियान रानी लक्ष्मीबाई के साहसिक कार्य और विजय अभियानों से कम रोमांचक नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध अभियान जहाँ केवल झांसी, कलापी और ग्वालियर के क्षेत्रों तक ही सीमित रहे थे, वहीं तत्या तोपे एक विशाल राज्य का सम्मान कानपुर, राजपूताना और मध्य भारत तक फैल गए थे। कर्नल हुरो, जो मध्यम भारत में युद्ध अभियान का सर्वस्वी थे, उसने यदि रानी लक्ष्मीबाई का प्रशंसा उन सभी में सर्वश्रेष्ठ वीर के रूप में की थी, तो मेजर मीड को भारत युद्ध नेता और बहुत ही विप्लवकारी प्रकृति के थे और उनकी संगठन क्षमता की प्रशंसनीय थी। तत्या ने अन्य सभी नेताओं की अपेक्षा शक्तिशाली ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने शत्रु के साथ लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा। जब संघर्ष
जब 17 साल संघर्ष के सभी नेता एक एक करके अंग्रेजी की श्रेष्ठ सैनिक शक्ति से पराभूत हो गए तो वे अकेले ही विद्रोह की पताका फहराते रहे। उन्होंने लगातार 9 माह तक उन आधे दर्जन ब्रिटिश कमांडरों को छकाया जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तात्या टोपे अंत तक अपराजित ही बने रहे। 1857 ई का विद्रोह जिन कारणों से हुआ उनमें सभी परिचित है। कुछ कारण निम्नलिखित लिखे हैं। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह चर्बी लगी करतूस और मात्र चर्बी लगी करतूसों के कारण हुआ, किंतु मात्र चर्बी लगी करतूस इतना बड़ा और शक्तिशाली तूफान लाने में समर्थ नहीं हो सकती थी। वास्तव में चर्बी लगी करतूस जैसे कि सिपाहियों को सदैव था, उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का एक जयसंध हथियार था। इसके लिए तो रूपक की भाषा में यह कहा जा सकता है कि यह पक्के हुए फोड़े पर निस्तर था। इससे पहले भी अनेक सैनिक सुधार हो चुके थे जिसमें यह कहा गया कि सिपाही अपनी शान से बढ़ाई गई दाढ़ी एक निर्दिष्ट पैटर्न में भी रखे। भारतीय सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि वे भारतीय पगड़ी के स्थान पर चमड़े से बने टोप पहने। बर्मा युद्ध के दौरान सिपाहियों को समृद्धि यात्रा करने पर मजबूर कर दिया गया था। सिपाहियों ने इसका विरोध भी किया था क्योंकि वह ऐसा समझते थे कि वह उनके धार्मिक विश्वासों पर अविश्वासीय हस्तक्षेप था, लेकिन कंपनी सरकार ने उनके सदैव के निरीकरण के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। चटर्ड अधिनियम 1813 ने सारे भारत का द्वार अभी अंग्रेजों के लिए खोल दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप मिशनरी के धर्म परिवर्तन करने पर संबंधित कार्यकलाप तेजी से बढ़ते जा रहे थे। एक समाजसेवी व्यक्ति ने यह कहा है कि मिशनरियों पर से रोक हटा ली गई थी, ताला तोड़कर चर्चा के दरवाजे पर फेंक दिया गया था, धर्मग्रंथों को बाहर ले जाकर उन पर प्रवचन करने का मौका दे दिया गया था। जब ईसाई सरकार भारत में ईसाई के प्रसार का विरोध ना कर सकी, सन 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विस्फोट होने पर तात्या टोपे भी समरगण में फूट पड़े। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब के प्रति अंग्रेजों ने जो अन्य क्रिया किए थे उनके हृदय में एक टिस थी। उन्होंने उत्तरी भारत में शिवराजपुर, कानपुर, कलापी और ग्वालियर आदि अनेक स्थानों में अंग्रेजों की सेनाओं से कई बार लोहा लिया। सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में वही ऐसे तेजस्वी वीर थे जिन्होंने विद्युत गति के समान अपनी गतिविधि से शत्रु को आश्चर्य में डाल दिया था। वही एकमात्र ऐसे चमत्कारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण को सैनिक अभियानों में फिरंगी अंग्रेजों के दर्द खट्टे कर दिए थे। राजस्थान की भूमि में तात्या ने जो शौर्य का परिचय दिया था वह अविस्मरणीय है। देश का दुर्भाग्य था कि राजस्थान के राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लपेट में जब कानपुर पहुंची और वहां के सैनिकों ने नाना साहेब के पेशवा और अपना नेता घोषित किया तो तात्या टोपे ने कानपुर स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या टोपे को नाना साहब को अपने सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जब ब्रिगेडियर जनरल हॉलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपना जी जान लगा दिया, परंतु 16 जुलाई 1857 को उनकी पराजय हो गई और उन्हें कानपुर छोड़ना पड़ा। शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और कानपुर से 12 मील उत्तर में मिठूर पहुंच गए। यहां से कानपुर पर हमले का मौका खोजने लगे। इस बीच हॉलॉक ने अचानक ही मिठूर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तात्या मिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने इतनी बहादुरी प्रदर्शित की कि अंग्रेज सेनापति को भी प्रशंसा करनी पड़ी। ये एक कुशल सेनापति थे। पराजय के विचलित ना होते हुए से मिठूर से राव साहेब सिंधिया के इलाके में पहुंचे। वहां वे ग्वालियर के कंटिजेंट नाम की 25 सैनिक टुकड़ी को अपनी और मिलने हुए में सफल रहे। वहां से वे एक बड़ी सेना के साथ कलापी पहुंचे। नवंबर 1857 में उन्होंने कानपुर पर आक्रमण किया। मेजर जनरल विंठल की कमान में कानपुर की सुरक्षा के लिए स्थित अंग्रेज सेना तितर-बितर होकर भागने लगी, परंतु यह जीत थोड़े समय के लिए ही थी। ब्रिटिश सेना के प्रधानमंत्री सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने तात्या को 6 दिसंबर को पराजित कर दिया। इसलिए तात्या टोपे खारी चले गए और वहां नगर पर कब्जा कर लिया। खारी में उन्होंने अनेक तोपें और 3 लाख रुपए प्राप्त किए जो सेना के लिए जरूरी थे। इसी बीच 22 मार्च को सर ह्यूरो ने झांसी पर घेरा डाला। ऐसे नाजुक समय में तात्या टोपे करीब 20,000
1000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए पहुंचे। ब्रिटिश सेना तटीय तोपें और रानी की सेना से घिर गई। अंततः रानी की विजय हुई। रानी और तटीय तोपें इसके बाद कलापी पहुंचे। इस युद्ध में तटीय तोपें को एक बार फिर यूरोज के विरुद्ध पराजय देखनी पड़ी। बाद में फूलबाग के पास यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को शहीद हो गई। इसके बाद तटीय तोपें का 10 माह का जीवन अद्वितीय शौर्य गाथा से भरा है। लगभग सब स्थानों पर विद्रोह कुचला जा चुका था, लेकिन तटीय ने 1 साल की लंबी अवधि तक मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अंग्रेज सेना को झंझोर कर रखा। इस दौरान उन्होंने दुश्मन के विरुद्ध एक ऐसे जबरदस्त छापेमार युद्ध का संचालन किया जिसने इन्हें दुनिया के छापेमार युद्धों की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। इस छापेमार युद्ध के दौरान तटीय तोपों ने दुर्गम पहाड़ों और घाटियों में वर्षों से उफनती नदियां और भयानक जंगलों के पार मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी लंबी दौड़ लगाई जिसमें अंग्रेजी खेमे में तहलका मच गया रखा। बार बार उन्हें चारों ओर से घेरने का प्रयास किया गया और बार बार तटीय को युद्ध करने पड़े, परंतु यह छापामार युद्ध एक विलक्षण सूझबूझ से अंग्रेजों के घेरों और जलों के परे निकल गया। तत्कालीन अंग्रेज लेखक सिल्वेस्टर ने लिखा है कि हजारों बार तटीय तोपों का पीछा किया गया और 40-40 मील तक एक दिन में घोड़ों को दौड़ाया गया, परंतु तटीय तोपों को पकड़ने में कभी सफलता नहीं मिली। ग्वालियर से निकलने के बाद तटीय ने चंबल नदी पर की और राजस्थान में टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा गए। उनका इरादा पहले जयपुर और उदयपुर पर अधिकार करने का था, लेकिन मेजर जनरल रॉबर्ट्स वह पहले से ही पहुंच गए। परिणाम यह हुआ कि तटीय को जब ये जयपुर से 60 मील दूर थे वापस लौटना पड़ा। फिर उनका इरादा उदयपुर पर आधारित अधिकार करने का हुआ, परंतु रॉबर्ट्स ने वहाँ घेरबंदी की। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल होम्स को तटीय का पीछा करने के लिए भेजा, जिसने तटीय का रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। भीलवाड़ा से आगे काकोरी में तटीय की अंग्रेज सेना से जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें परास्त हो गए। काकोरी की पराजय के बाद तटीय पूर्वी की ओर भागे ताकि चंबल पार कर सके। अगस्त का महीना था। चंबल नदी काफ़ी तेज प्रभाव से बढ़ रही थी, लेकिन तटीय को जोखिम उठाने में आनंद आता था। अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बाढ़ में ही चंबल नदी पर कार कर ली और झालावाड़ की राजधानी झालावाड़ पहुंचे। झालावाड़ का शासन अंग्रेज परस्तर था, इसलिए तटीय ने अंग्रेज सेना के देखते देखते उसमें लाखों रुपये वसूल किया और 30 तोपों पर अधिकार कर लिया। यहाँ से इनका इरादा इंदौर पहुंचकर वहाँ के स्वाधीनता सेनानियों को अपने पक्ष में करके फिर दक्षिण पहुंचना था। तटीय को भरोसा था कि यदि नर्मदा नदी को पार करके महाराष्ट्र पहुंचना संभव हो जाए तो स्वाधीनता संग्राम को न केवल जारी रखा जा सकेगा, बल्कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ भी जा सकेगा। नर्मदा पार करके और उसके दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करके तटीय तोपों ने अंग्रेजों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। नागपुर क्षेत्र में तटीय के पहुंचने से बम्बई प्रांत का गवर्नर अल्फिंस्टर घबरा गया। मद्रास प्रांत में भी घबराहट फैल गई। तटीय अपनी सेना के साथ पचमढ़ी की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए छिंदवाड़ा के 26 मील उत्तर पश्चिम में जमाई गांव पहुंच गए। वहां के थाने के 17 सिपाही मारे गए। फिर तटीय तोपें बोलदेह होते हुए 7 नवंबर को मुल्ताई पहुंच गए। मुल्ताई में तटीय ने एक दिन विश्राम किया। उन्होंने तप्ती नदी के स्नान किया और ब्राह्मणों का एक एक अश्रफी दान की। बाद में अंग्रेजों ने यह अश्रफियाँ जब्त कर ली। मुल्ताई के देशमुख और देशपांडे परिवार के प्रमुख और अनेक ग्रामीण उनकी सेना में शामिल हो गए, परंतु तटीय को यह जन समर्थन प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। तटीय के एक सहयोगी ने लिखा कि तटीय उस समय अत्यंत कठिन स्थिति का सामना कर रहे थे। उनके पास ना गोला बारूद था, ना रसद, ना पैसा। उन्होंने अपने सहयोगी को आज्ञा दे दी कि वे जहाँ चाहे जा सकते थे, परंतु निष्ठावान सहयोगी और अनुनीय ऐसे कठिन समय में अपने नेता का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। तटीय असीरगढ़ पहुँचना चाहते थे, परंतु वहाँ कड़ा पहरा था। अंत निर्मल से विदा होने के पहले उन्होंने खंडवा, पीपालौदा आदि के पुलिस थानों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। खंडवा से वे खरगोन होते हुए मध्य भारत वापस चले गए।
खारगोन में खाजिया नायक अपने 4000 अनुयायियों के साथ तात्या तोपे के साथ जा मिला। इसमें भील सरदार और मालसिंह भी शामिल थे। इंद्रगढ़ में तात्या टोपे को नेपियर, समरसेट स्मिथ, माइकल हॉर्नर नामक ब्रिगेडियर और उससे भी उच्च अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने हर एक दिशा से घेर लिया। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तात्या में अपार धीरज और सूझबूझ थी। अंग्रेजों के इस कठिन और असंभव घेराव को तोड़कर वे जयपुर की ओर भागे। देवास और शिकार में उन्हें अंग्रेजों से परिचित होना पड़ा। अब उन्हें निराश होकर परवण के जंगल में शरण लेनी पड़ी। परवण के जंगल में तात्या तोपे के साथ विश्वासघात हुआ। नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिल गया और उसकी गद्दारी के कारण तात्या तोपे 8 अप्रैल 1859 ईद को सोते समय पकड़ा गया। तात्या टोपे की मृत्यु से संबंधित तथ्य। इस वीर के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने तात्या के साथ धोखा करके उन्हें पकड़ा था। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, लेकिन खोज से यह ज्ञात हुआ है कि फांसी पर लटकाया जाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था, तात्या टोपे नहीं। असली तात्या टोपे को तो छह वैसा शत्रुओं से बचते हुए स्वतंत्रता संग्राम का कई वर्षों बाद तक जीवित रहे। ऐसा कहा जाता है कि 1862-1882 की अवधि में स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति तात्या टोपे नारायण स्वामी के रूप में गोकुलपुर आगरा में स्थित सोमेश्वर मंदिर के कई महीने रहे थे। भारत में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता तात्या टोपे के बारे में भले ही इतिहासकार कहते हो कि उन्हें 18 अप्रैल 1859 में फांसी दी गई थी, लेकिन उनके एक वंशज ने दावा किया है कि वे 1 जनवरी 1859 को लड़ते हुए शहीद हुए थे। तात्या टोपे से जुड़े नए तथ्यों का खुलासा करने वाली किताब टोपेज ऑपरेशन रेड लोटस के लेखक पराग टोपे के अनुसार शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को तात्या को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि गुना जिले में छिपा बड़ौद के पास अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 1 जनवरी 1859 को तात्या टोपे शहीद हो गए थे। पराग टोपे के अनुसार इसके बारे में अंग्रेज मेजर पेजेट की पत्नी लियोपोल्ड पेजेट की किताब एंड कंटोनमेंट में ए जर्नल ऑफ लाइफ इन इंडिया इन 1857-1859 के परिचित में तात्या टोपे के कपड़े और सफ़ेद घोड़े का आदि का जिक्र किया गया है और कहा कि हमें रिपोर्ट मिली कि तात्या टोपे मारे गए। उन्होंने दावा किया कि टोपो के शहीद होने के बाद देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी अप्रैल तक तात्या टोपे बनकर लोहा लेते रहे। पराग टोपे ने बताया कि तात्या टोपे उनका पूर्वज थे, उनके परदादा से के सगे भाई।